अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बेसिकली इस ब्लॉग के अंदर हम दो खबरें हैं जिनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज होने वाला जो वाकया था, जो रिपोर्ट हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, एक खातून को कत्ल किया गया था और एक मर्द को। तो उसके वाले से जो गुज़िश्ता रोज चीजें सामने आई थी और आज जो डेवलपमेंट हुई सर, ये अक्सर कहानी ही मुख्तलिफ है। तमाम की तमाम चीजें ही मुख्तलिफ हैं। अब उस लड़की और लड़के को कारी क्यों किया गया, कैसे उनके तल्लुकात जो वो डेवलप हुए, किस किस्म का ये फैसला जो है वो पहले दिया गया और फिर बाद में इस जिरगे ने क्या फैसला दिया, तो मुकम्मल हकायक उनकी गिरफ्तारी से लेकर अब तक की जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, तो ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी खबर, तरीके इंसाफ ने एम में चोटी एक बार फिर से दिखाई है। जैसे तरीके इंसाफ ने पहले वो मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जाके उन्होंने छलांग लगाई थी ना, और फिर तरीके इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं है, सेम वही चीज एक बार फिर से तरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन के अंदर दोहरा दी है कि इन्होंने एक अहम सीट मुराद सईद के नाम के ऊपर जाया कर दी है। अब ये क्यों मुराद सईद की सेनेट की सीट जाया हो गई, इसके ऊपर भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज तो हमारे सामने नाम भी मुख्तलिफ आए थे। एक शीतल आया था लड़की का, जिसका नाम जो लीगल नेम है उसका वो बानो है, ठीक है। ऐसे ही तो मर्द जो कत्ल हुआ था, एहसान उल्लाह उसका नाम है। और इनके वाले से आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर आपने जो चीजें सुनी आपको एकदम शॉक लगा होगा कि हमने क्या स्टोरी दो जो है वो हमें सुनते रहे, उसके ऊपर बातें होती रही मीडिया के अंदर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, इवन के जो गवर्नमेंट की तगड़े लेवल की शख्सियात है ना, वो भी जो रिपोर्ट कर रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसके अंदर नो भी आता जोड़े के वाले से था कि लव मैरिज इन्होंने किया और फिर इनको ढूंढ के कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज जो चीजें हकायक जो वजीर आला ने बताए, उन्होंने तो शायद आधे बताए, लेकिन मुकम्मल इस ब्लॉग के अंदर हम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। और उन्होंने जो कहा कि इनकी आपस में कोई इज़्दवाजी तल्लक नहीं था। खातून जुबानों है, उनके 5 बच्चे हैं, पहले से वो शादीशुदा हैं, एक और मर्द के निकाह के अंदर मौजूद थे। और जो नौजवान एहसान उल्लाह जिसको कत्ल किया गया, वो भी शादीशुदा था, उसके 4 बच्चे थे और उसकी उम्र जो बताई जा रही है वो 45 टू 50 के बीच में है, यानी कि 40 प्लस 45 प्लस जो वो बताया जा रहा है कि उसकी एज है। अच्छा, इनके तल्लकात क्या हुए, बहुत से जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हकायक जो वो बलूचिस्तान के अंदर से निचोड़ निचोड़ के सब निकालें, तो वो मैं हकायक शॉर्टली आपके सामने रखूंगा ताकि आपके ज्यादा वक्त जो वो जाए ना। बताया जा रहा है कि ये खातून जो बानो है, एहसान उल्लाह, इन दोनों का ट्राइब अलग है, दोनों का खानदान बिल्कुल मुख्तलिफ है, अलग अलग कबीलों से तल्लक रखते हैं लेकिन एक ही जगह के रहने वाले, बल्कि यूं कह लें कि एक ही गली के अंदर दोनों का मकान था और दोनों शादीशुदा थे, अलग अलग अपने अपनी जिंदगी जो बसर कर रहे थे, लेकिन आपस में दोनों का अफेयर बन जाता है। जब दोनों का अफेयर बन गया तो कुछ ही अरसा के अंदर इन्होंने वहां पे सब कुछ अपने बीवी बच्चे छोड़े और वहां से रुपोश हो गए, वहां से भाग गए। यानी कि अभी ये भानो जो है अपने पहले शोहर के निकाह के अंदर ही मौजूद थी, वहां से ये भाग गई थी इस मर्द के साथ। ये मर्द भी शादीशुदा था। अच्छा, इन्होंने वहां से भागे बलोच फैमिली से हटते हुए, कहा जा रहा है कि वहां पे एक पट्टी है जो पश्तून की है, वहां पे जाके इन्होंने पनाह ली। वहां पे ये 8-9 महीने या साल के करीब वहां पे रहे। तो फिर ये हुआ कि ये पीछे से ट्रेसिंग जारी थी, क्योंकि जो खातून की फैमिली है उसके लिए ये एक ऐसी चीज थी, बदनवा दाग था। चूंकि आपको पता है कि ये जो ट्राइब्स होते हैं, चाहे वो केबीके के अंदर है, बलोचिस्तान के अंदर है, दीगर फैमिलियों के अंदर भी यही चीज पाई जाती है कि जिनकी लड़की अगर कोई ऐसे भगा के ले जाए, शादीशुदा लड़की हो, तो फिर इसको बुरा समझा जाता है और लोग जो वो पीछा नहीं छोड़ते। तो इनका भी उसी तरीके से पीछा किया गया, पता लगाया गया। आफ्टर ऑल इनके 9 टू 10 मंथ के अंदर जाके उन्हें पता चला, इनकी लोकेशन ट्रेस हो गई और फिर वहां पे छापा इन लोगों ने मारा। और जाती हैसियत के अंदर, यानी कि पुलिस ने छापा नहीं मारा, जाती हैसियत के अंदर वहां पे लोग गए और वहां से ये मर्द तो भाग निकला लेकिन बानो को वहां से पकड़ लिया गया। फिर बताया जा रहा है कि बानो को अपने जो है वो होमलैंड के अंदर लेके आगे, जो उसका गांव वगैरह था, तो वहां पे आके जो चीजें सामने आई वो ये थी कि वहां पे एक नाबालिग लड़के के साथ इसका निकाह किया गया और नाबालिग लड़के के साथ निकाह करने के बाद उससे डाइवोर्स ली गई, यानी कि एक हलाला की किस्म है। और वहां पे ये चीज की गई कि किसी तरीके से इसे जो वो पाक किया जाए या फिर पहले शोर के पास जो वो इसे फिर वापस किया जाए। फिर वहां पे वो हलाला जो हुआ, फिर डाइवोर्स दी गई और फिर उस बानो को उसके पहले शोर के पास भेज दिया गया। लेकिन यहां पर स्टोरी खत्म नहीं होती है।
वहां पे आगे ये होता है कि फिर भी उस शख्स की तलाश जारी थी जो मर्द था, एहसान उल्ला। तो जब उन्हें इसी कोई थोड़ी बहुत लोकेशन वगैरह मालूम हुई तो कहा जाता है कि इस लड़की ने, चूंकि उसके साथ इसका तल्लक रहा है, तो इसने कोई मैसेजिंग ऐसी की, उसको बताया कि अपनी जान को बचाओ, हालात अच्छे नहीं है, ये आपको तलाश कर रहे हैं, ये आप तक पहुंचने वाले हैं। ये मतलब बातें वहां के लोग जो है वो कर रहे हैं। फिर ये हुआ कि उन्होंने एहसानुल्लाह को पकड़ लिया, दोनों को एक जरगे के अंदर बैठाया। जरगे ने ये फैसला किया कि इस खातून को कारी किया जाए, यानी कि इसकी जिंदगी का खात्मा किया जाए। लेकिन फिर इन दोनों को, ये जो शेरबाज वहां के सरदार हैं, नौजवान हैं जिनकी तस्वीर आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी देखी होगी, इनके पास लेके गए और फिर इन्होंने ये डिसीजन लिया कि इन दोनों को कारी किया जाए, दोनों को गोलियां मार दी जाए। फिर उनके डेरे से उठे, एक साइड एरिया के अंदर गए, वहां पे शूट आउट की जितनी वीडियोस है वो आपने देख ली। और इसके ऊपर अब ये है, मैं कोई जस्टिफिकेशन इसके ऊपर नहीं पेश कर रहा कि इनका चूंकि अमल गलत था, इस खातून और इस मर्द का, तो इस गलत फेल की वजह से इनको ऐसी सजा दी जाए, मैं ऐसा नहीं कह सकता। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बाकायदा अदालती निजाम है, पाकिस्तान का एक आइन है, और उसी आइन के मुताबिक जो यहाँ पे फैसले किए जाते हैं, और उसका इख्तियार हुकूमत के हाथ के अंदर है, अदालत के पास होता है कि आपने इसके ऊपर फैसला करना है। और ये जब लड़की वहां से भाग के चली गई, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई, कोई एफआईआर नहीं हुई, मतलब कख भी नहीं हुआ। और ये जो ट्राइब्स हैं, इनकी अमूमी तौर पर चीजें भी यही होती है, जैसे कि इन्हें कत्ल किया गया तो दोनों फैमिली, दोनों खानदानों, दोनों बरादरियों के अंदर से किसी ने भी एफआईआर इस चीज की दर्ज नहीं करवाई। मोस्टली ये होता है कि इनकी ट्राइब्स के अंदर जब कोई सरदार किसी चीज का फैसला करता है तो सारे उसे मनवान तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन ये भी बातें सामने आ रही हैं, जो बड़े सरदार थे ना, उनको इसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ये उनका डिसीजन नहीं था, ये एक नौजवान कल थी जिसने ये फैसला किया है। और अब ये, क्योंकि आपको पता है कि ये मामला सोशल मीडिया के जरिए से हर मीडिया के ऊपर जब वो ये ओपन हो गया, बल्कि आप अभी यूं कह लें कि ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर ये रिपोर्ट भी हो गया। तो अब मेरे ख्याल में मीर सरफराज बुगटी है, उनके लिए चैलेंज है, जैसे उन्होंने नोटिस दिया, जैसे 15 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके अंदर शहबाज वो भी शामिल है, उसका एक रोज का जो वो रिमांड भी पुलिस ने हासिल करी। अब सिर्फ एक दिन का रिमांड है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला शायद जल्दी इसके ऊपर जब वो धूल पड़ना शुरू हो सकती है, क्योंकि मामला को की जो नजाकत है उसको देखते हुए सिर्फ एक दिन का ही यहाँ पे जो वो लिया गया है। हालांकि चांसेस थे 8 से 10 या 15 दिन का रिमांड जो वो कम से कम होगा। और ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं जो बलूचिस्तान के, उन्होंने भी इसका नोटिस लिया है। नोटिस लेके उन्होंने आईजी को, दीगर चीफ सेक्रेटरी वगैरह को उन्होंने तलब कर लिया। नेक्स्ट डे आने वाला जो दिन होगा, इसके ऊपर कोर्ट लगेगी, इस मामले को देखेगी, उनसे रिपोर्ट जो वो लेगी कि क्या मामला था। अच्छा, ये जहां पे सारी चीजें हो रही हैं, और दूसरी ना पोस्टमार्टम भी हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया है कि इनकी जो कब्रें थी, पहले तो ये आपको बताऊं कि दोनों अलग अलग कब्रिस्तान के अंदर थी, फिर इनकी पोस्टमार्टम हुई है। पोस्टमार्टम के अंदर जो बानो खातून है उनको 7 गोलियां लगी हैं, और जो नौजवान था एहसानुल्लाह उसको लगी हैं जी 9 गोलियां, और इनकी जो डेथ हुई है 4 जून की बताई जा रही है, यानी कि ठीक ठाक किस्म का टाइम हो गया, ऑलमोस्ट ये ईद से पहले का टाइम बनता है, यानी कि 4 जून को इनको ये मारा गया है, कत्ल किया गया है, कारी किया गया। और आपको मैं बताऊं कि ये एक रिपोर्ट में चेक कर रहा था कि बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ 1 साल के अंदर, ये जो अभी साल चल रहा है, 33 खवातीन को गैरत के, हनर के नाम के ऊपर जब वो कत्ल किया जा चुका है। और जो लास्ट ईयर था उसके अंदर 43 ऑलमोस्ट खवातीन थी जिनको ये गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया गया था। अच्छा, ये है कि ये जो जिरगा सिस्टम है ये काफी खतरनाक भी चीज है, क्योंकि वहां पे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनको पाकिस्तान के आइन के अंदर क्या चीजें दर्ज हैं वो उनको इल्म नहीं होता, कानूनी तकाजों का जो वो इन्हें इल्म नहीं होता, शरीय उसूलों का भी उस तरीके से इनको जो वो अवेयरनेस नहीं होती, और वहां पे बैठ के गैरत के नाम के ऊपर ये फैसले देते हैं। तो ऐसे सैकड़ों जाने शायद इनके फैसलों की वजह से सिर्फ 2-3-4 सालों के अंदर ही वो जाया हुई होंगी। लेकिन देखना यह है कि आप गवर्नमेंट के सामने इतना बड़ा मामला है, अब वज़ीर आला बलूचिस्तान भी कह रहे हैं कि मैं इसको टेस्ट केस के तौर पर लूंगा, और टेस्ट केस के तौर पर अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल में ये जो जिरगा सिस्टम है जो उसकी इतनी ज्यादा है, उसको जब वो लिमिट्स, मतलब फ्री लिमिट्स उसे छोड़ा गया है कि आप जो भी फैसला करें, यानी कि जिंदगी का खात्मा सबसे आखिरी जो है वो एकदम होता है, और वो सबसे पहले ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जिरगा सिस्टम को सबसे पहले इन कबाइल के अंदर से, छोटी मोटी अगर जिरगेदारियां होती है तो डिफरेंट चीज है, लेकिन अगर आप किसी की जिंदगी का खात्मा कर रहे हैं, किसी के कत्ल की वजह से उसकी छोटी बेटी को किसी बुजुर्ग शख्स को दे देना उसके निकाह के अंदर, ये चीजें देखने में पहले भी आई हैं। या फिर मोस्टली ये होता है
कि कहीं पर अगर किसी के ऊपर डंड लगता है तो उस कबीले की खवातीन को दूसरे कबीले या फिर दूसरे शख्स के हवाले कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि मेरे ख्याल में फरसूदा रवायात की हामिल है और इनको खत्म होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जी दूसरी जो स्टोरी है, स्टोरी बड़ी मजेदार है कि चूंकि आपको पता है कि ये तरीके साहब ने 6-5 की वो डिवीजन की थी। हालांकि तरीके साहब के पास 93 मेम्बरान हैं केपीके के अंदर, जो मेम्बरान असम्बली हैं, और वहां पे अपोजिशन के पास 52 हैं। लेकिन डिसाइड ये हुआ था कि 6 तरीके इंसाफ लेगी वहां की जो गवर्नमेंट है और 5 अपोजिशन के पास सीटें जाएंगी। और उसके अंदर तरीके साहब ने 6 सीटों के अंदर जो एक अहम फैसला किया था वो ये था कि मुराद सईद को सेनेटर बनाया जाएगा। सर आप देख रहे हैं कि मुराद सईद कब से 9 मई से रोपोश है, ठीक है। आप उन्हें सेनेट का जो वो टिकट दे रहे हैं, उन्हें आपने जो वो सेनेटर मुंतखब करवा दिया, तो मेरे ख्याल में ये सेनेट की जो सीट है आपने जाया कर दी। क्योंकि अगर कोई अहम मामला होता है उसके ऊपर वोटिंग होती है, मामला जो है वो सेनेट के अंदर जाता है, तो मुराद सईद मुझे नहीं लगता कि वो सेनेट के अंदर अपनी हाजिरी बना पाएंगे, क्योंकि वो हलफ ही शायद ना लें। और जब तक हलफ वो नहीं लेंगे तो उनको एज ए सेनेटर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, तब तक वो एज ए सेनेटर जो वो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे, जब तक वो सेनेट के अंदर नहीं आएंगे, सेनेट के अंदर आके जो वो हलफ बर्दारी की तकलीफ का हिस्सा नहीं बनते, हलफ नहीं उठाते। तो मेरे ख्याल में जितने उनके ऊपर केसेस हैं आप देख लें, उनके ऊपर वो मतलूब है, अभी वो इश्तिहारी भी है। इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लग रहा कि वो आने वाले टाइम के अंदर किसी तौर पर भी, जब तक तरीके साहब को कोई डील नहीं मिलती, इमरान खान साहब को रिहाई नहीं मिलती, तो वो सेनेटर नहीं बन पाएंगे। और मेरे ख्याल में ये तरीके साहब ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि फायदा इन्हें कम देगा, शायद नुकसान ज्यादा देगा, क्योंकि उनके पास एक अहम सीट थी, वो सीट वो तरीके साहब ने गोया जाया कर दिया। अब तक के लिए इतना ही था, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।